Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, and I would like to warmly welcome all of you. This webinar is going to be really an important one, and you can see from the poster, from the title, it says "Colors, Clay, and Connection: Unlocking Emotions Through Art and Play Therapy." तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका जो हमारे बच्चों के डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, जिसको हम में से बहुत कम लोग समझते हैं। तो इंशाल्लाह आज हमने डॉक्टर समरा सालिक को ज़हमत दी है, एंड वी आर कंडक्टिंग दिस वेबिनार इन कोलैबोरेशन विद साइक केयर, जो डॉक्टर समरा सालिक हेड करती हैं। डॉक्टर समरा सालिक के बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि she is a consultant clinical psychologist, and she is heading site care. In addition to that, she is also working with PAF hospital. Kindly आप अपना mic mute करें. PAF hospital as the head of their counseling department. So she has a very rich experience of working in her field, and we are very lucky to have her, क्योंकि इस तरह के जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं वो बहुत ही नायाब होते हैं और इनका टाइम बड़ा कीमती होता है. बट we are very thankful to you, Dr. Samra, for sparing time and for conducting this webinar for us. And I'm so excited that we already have 60 participants with us. And I was looking at the location. Some of them have already mentioned the places they are joining from. So I'm so excited that from all over the country, people have joined. We already have 61 participants, and we are looking forward to have more. So without taking much of your time, Dr. Samra, I am handing over the webinar to you. तो पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरा पार्टिसिपेंट से गुजारिश ये है कि आप काइंडली अपना माइक बंद रखें, और जो भी आपके क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, आप चैट बॉक्स में लिखें. उसके बाद व्हेन डॉक्टर समरा finishes her presentation, then we will give you a chance to ask your questions, और कोई कमेंट करना है, कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, you can do that. But let Dr. Samra talk to you first, and then उस दौरान काइंडली माइक बंद रखे, उससे काफ़ी वो डिस्टरबेंस होती है. तो इसी के साथ मैं फिर डॉक्टर समरा को हैंड ओवर करती हूँ, और मैं इधर ही हूँ. हम आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स नोट करते रहेंगे, और हम सबको इंकरेज करते, जिस तरह पिछले वेबिनार में आप लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसको हम इंटरेक्टिव रखना चाह रहे, क्योंकि जो टॉपिक है उसको जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं करेंगे, आप रिसोर्स पर्सन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, उसका उतना फायदा नहीं होगा. और फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें. जाहिर है इस फील्ड में आप में से बहुत सारे काम कर रहे होंगे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू ऑल. सो ओवर टू यू, डॉक्टर समरा. थैंक यू. Thank you so very much, Ji. Thank you for this exaggerated introduction. I'm very humbled, and thank you. You deserve more than that, yaar. And I really appreciate the work PAEC is doing, and particularly in the area of early childhood development, ऐसे initiatives, ऐसे ideas. I'm sure आज के दौर में घर बैठे हुए इतनी ईज हो गई है कि आप ऐसे सेमिनार से बहुत बेनिफिट ले सकते हैं. मगर alongside इन सेमिनार्स को, वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज करने में जितनी मेहनत, जितना टाइम, जितनी कोशिश की ज़रूरत होती है, एज सिंपल एज कि एक आपको रिसोर्स पर्सन ही अरेंज करना इतना स्ट्रगल होता है कि ये कोई बहुत आम रूटीन की बात नहीं है. तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो आप लोग कर रहे हैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल द गुड वर्क, एंड द कोलैबोरेशन विद PAEC has always been very, very productive. थैंक यू मिस खदीजा. इसके साथ साथ जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड नंबर. आई एम ग्लैड. आई होप जो हम थोड़ी सी बात करेंगे उससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो, और शायद मैं भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकूं, और हम मिलकर इसमें आगे के लिए कोई नए रेजोल्यूशंस, नए आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकें.
फॉर द पार्टिसिपेंट सिटिंग हियर थोड़ा सा बता दूं कि देखें, जब हम बात कर रहे होते हैं ना किसी भी ऐसी चीज़ की, प्रॉब्लम की, हेल्प की, सपोर्ट की, तो साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बिहेवियर, इमोशन, थॉट्स, ये सारा कुछ एक क्लस्टर है। कोई भी एरिया, कोई भी जगह, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्सपीरियंस हमारा ऐसा नहीं होता कि हम कहें राइट अवे वो ऑल इन ऑल होगा। हमें उसमें थोड़ा सा स्लो एंड ग्रेजुअल किसी एक आर्म से पकड़ना पड़ता है। जैसे आज हमने पकड़ा है जी कि आर्ट एंड प्ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया आर्ट एंड प्ले पे चल सकती है और आर्ट एंड प्ले पे चल रही होगी, बट इससे ये ज़रूर है कि हम इसको फोकस कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हम क्या हेल्प ले सकते हैं। ठीक हो गया? मुझे बताएंगे मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है क्या आप लोगों को? बिल्कुल, मुझे तो नजर आ रही है एंड आई होप एवरीबडी कैन सी योर स्क्रीन डॉक्टर समरा। मैसेजेस आ रहे हैं, यस विजिबल विजिबल, यस यस। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो यू कैन सी दैट द टाइटल ऑफ टुडेज डिस्कशन इज वेरी मच एविडेंट, राइट? वेरी यस। क्लियरली सीन कि हाँ जी भाई ये क्या है और हम किस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं कलर्स, क्ले एंड कनेक्शन की। यानी कि हम उन बच्चों की, उन लोगों की, उन एडल्ट्स की बात कर रहे हैं जिनको हम हेल्प कर सकते हैं या हम अपनी डे टू डे चीज़ों को इन एरियाज, इन डोमेन्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। क्या कोई भी चीज़, जैसे हमें कहा जाता है ना कि आप नमाज पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, या आप ये वाली डाइट में चीज़ इंक्लूड करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह हम कोई ऐसी चीज़ नहीं देना चाहते जो रेगुलर से डिफरेंट हो, क्योंकि हर कोई खाना खाता है तो चलो मॉडिफिकेशन ही चाहिए ना। इसी तरह हर कोई काम करता है तो उसको पता है कि उसमें टूल्स क्या होते हैं। ये एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारी एक आर्ट एंड प्ले थेरेपी की ही विजुअल है। बस जब मैं आप लोगों के लिए काम कर रही थी, थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे याद आया कि अच्छा हमने भी ये ट्रेनिंग हासिल की थी बाकायदा, और हमने किस तरह इसको एंजॉय किया था। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू पीपल, बिकॉज वो फोल्डर शायद मैं वैसे कभी ना खोलती, बट वो सारी तस्वीरें मैंने इतनी इंजॉय की कि मेरे अपने लिए बहुत थेरेप्यूटिक था। I would like to start with something that is an experience of all of us, हम सबका है। ठीक? Think about a time when you were deeply engaged in a creative activity. कोई ऐसा टाइम जब आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में थे, किसी भी टाइम पे, कभी भी, कोई ड्राइंग करते हुए, पेंटिंग करते हुए, कभी कोई मट्टी से बर्तन बनाते हुए, कोई चीज़ खेलते हुए, कोई किसी किस्म की कोई गेम खेलते हुए। और थोड़ा-सा अपने लिए सोच कर मुझे ये बताएँ कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो आपके लिए कैसा था? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप खेल रहे थे या आप वो एक्सपीरियंस कर रहे थे? और उस टाइम पे आपका अपना वो मोमेंट ऑफ क्रिएशन कैसा था? What was it that you felt at that moment in time? अगर 2 मिनट लेके हर कोई अपना कोई मेमोरी में से ट्रैक कर सके और जी, आइडेंटिफ़ाई कर सके कि ये और क्या चैट है? बॉक्स में, हाँ चैट बॉक्स में लिखे प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल, चैट बॉक्स में मेंशन कर दे, कोई एक वर्ड लिख दे बेशक। Recording in progress. कोई भी चीज़। जी, बहुत से लोगों ने लिखना शुरू किया। किसी के लिए एनग्रोसिंग था, किसी के लिए एनर्जी थी, किसी के लिए हैप्पीनेस थी, किसी के लिए कोई मेंटल सैटिस्फैक्शन थी, किसी के लिए पीसफुल था, हैप्पीनेस, लाइट। एवरीवन कुड कम अप विद वन थिंग और द अदर, राइट? बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं अपने इस एक्सपीरियंस की, तो थोड़ा-सा हम रिफ्लेक्ट करेंगे
कि क्या आप कोई ऐसा टाइम रिकॉल कर सकते हैं जब आपको ये काम करने से मजा आया हो? जैसे कि कैन यू recall a time when you felt overwhelmed but found comfort in drawing, painting or creating something? इसी तरह, हैव यू एवर फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ ऐसा कोई काम करने के बजाय बाद? कभी कोई पेंटिंग करके, जिसको मैं आम जुबान में बहुत से लोगों के लिए कहूंगी कि पीपल वुड पेंट देयर गमलाज इन द हाउस। कोई फारिग बैठा हुआ ऐसे ही स्क्रिबल करता होगा, डूडल बनाता होगा। कोई ऐसे ही कोई काम करते करते पेपर पेंसिल पड़ी हुई है, कोई बोर्ड पे कोई चीज बनाने लग गया। क्या कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमें समझ ना आ रही हो कि हम कैसे एक्सप्रेस करें? इसकी एक एग्जांपल है हमारे बचपन की, जब समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें, और उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम कार्ड्स बनाते होते थे। वी यूज टू क्रिएट कार्ड्स। ईद के कार्ड्स बनते थे, आ, रमज़ान के कार्ड्स बनते थे, बर्थडेज के कार्ड्स बनते थे। समझ नहीं आती थी पेरेंट को क्या बताएं, किस तरह बताएं। तो आई लव यू मामा, आई लव यू बाबा, इस तरह के कार्ड्स बनते थे। कोई अगर ऐसी चीज आपको याद हो। इसी तरह, डू यू रिमेम्बर अ चाइल्डहुड गेम और एक्टिविटी जिसको खेल के बहुत मजा आया हो? कोई ऐसी चीज जो हमें लगी हो कि हाँ, हमने बहुत ज्यादा इंजॉय की है, कोई गेम? इसी तरह कभी जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हों, एंशियस हों, और आपने कहा कि भी मैंने कुछ नहीं करना, मैं बैठ के अपनी डायरी लिखूंगा, मैं कोई म्यूजिक प्ले करूंगी, मैं कोई बैठ के ड्रामा देखूंगी, कोई गाने सुनूंगी, समथिंग लाइक दैट। क्या ऐसा कभी हुआ? इस पे हर कोई अपना अपना एरोप्लेन्स विद पेपर्स, enjoy coloring, animals from clay, playing cricket, हाइड एंड सीक। अपनी फेवरेट गेम किसी ने बता दी, किसी ने बता दिया कि मैं अपना क्या कर रहा था। एक ने बताया, रिमेंबर अ टाइम ड्यूरिंग माई प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग व्हेन आई वाज engrossed in the art activity and lost track of time, but also remember a creative drawing of mine was discarded। बिल्कुल ठीक है। कार्ड्स बनाना, भाई के लिए कार्ड्स बनाना, कलरिंग, पेंटिंग। सो बेसिकली, अगर आपका और मेरा कोई भी एक्सपीरियंस है, तो हम उस एक्सपीरियंस को कैसे दूसरों के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं? What is it that we can do to make sure that people around us can benefit from it? और पर्टिकुलरली बच्चे, जिनके लिए जो चीज़ हम सिर्फ खेलना कूदना, पेंटिंग, आर्ट सप्लाईज कहते हैं, उनके लिए ये उससे ज़्यादा बढ़ के चीज़ है। वो इस चीज़ से अमेजिंग होगा आपके लिए कि जैसे कि कहते हैं ना कि किसी को कैंसर हो जाए और उसको आप कोई जड़ी बूटी खिलाओ तो वो ठीक हो जाता है। तो आर्ट और प्ले ये सब ऐसे ही है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई लिमिटेशन है, और उसकी ये चीज़ इस चीज़ के साथ इस वजह से ठीक होने लग जाए। कैसे ठीक करती है, क्या करता है ये आर्ट एंड प्ले का? कलर्स, गेम्स, एक्टिविटीज, इनका क्या रोल है? सो रिमेंबर कि एक लैंग्वेज ऑफ क्रिएटिविटी है आर्ट और प्ले। ऐसी लैंग्वेज है दैट ईच वन ऑफ अस स्पीक। कितनी अजीब बात है ना, बातें आप कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, मगर वो लोग जो बोलने की सलाहियत नहीं रखते वो नहीं कर सकते।
वो जो आज हम बच्चे कहते हैं जिनको ऑटिज्म के नाम पे डाल देते हैं और कहते हैं ऑटिस्टिक हैं क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते, वो क्या करें? सिर्फ बातों से इलाज हो सकता है, थेरेपी से हेल्प हो सकती है, तो हम क्या करें? इसी तरह हमारे पास, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जिनका स्पीकर ऑन है वो ऑफ कर दें अगर? थैंक यू। काइंडली माइक बंद करें। इसी तरह हमें ये भी देखना है कि कुछ लोग जो कि बोल सकते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर सकते। So it's a beautiful language of creativity where my soul and your soul speaks. ठीक है? वो बोलने की सलाहियत, वो एक्सप्रेशन की सलाहियत हमारी आर्ट और प्ले से हो जाती है। वो एक कॉन्वर्सेशन का तरीका है जिसके लिए हमें ना लैंग्वेज में फ्लुएंट होना है, ना हमें बहुत ज़्यादा बातें करनी है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ उस एक्सप्रेशन को, उस फीलिंग को समझना है जो हमारे ही अंदर से आया। इसकी एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जब सुबह आप उठते हैं और आपका बहुत मज़े का मूड है, बहुत अच्छा, तो क्या आप बड़ी एफर्ट करके कपड़ों का कलर चूज करते हैं? क्या आप बहुत मज़े से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके तैयारी करते हैं और फिर आपका दिन अच्छा शुरू होता है? इसी तरह जब हमारे पास बुरा दिन शुरू होता है तो थोड़ा सा ऑफ है, मूड नहीं अच्छा, उस दिन कहते हैं अच्छा कुछ भी पहन जाओ कोई बात नहीं, ठीक है? इसी तरह अ, हम कहते हैं द आर्ट ऑफ अनवेलिंग द इनविजिबल। एक और खूबसूरत चीज़ ये है कि आर्ट एंड प्ले थेरेपी या ये सपोर्ट एक ऐसी ग्लासेस का पेयर है जिससे दुनिया ही डिफरेंट नज़र आती है। एक सेकंड के लिए वो बाइनोकुलर सोचें जो हम साइंस के एक्सपेरिमेंट पे बनाते थे, जिसके आगे रेड सेलोफिन लगा देते थे, फिर ब्लू लगा देते थे, फिर ग्रीन लगा देते थे और सारी दुनिया उस कलर में नज़र आती थी। ठीक है? बिल्कुल इसी तरह आप कहते हैं इमेजिन आर्ट एंड प्ले एज अ पेयर ऑफ ग्लासेस थ्रू व्हिच वी कैन सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। They allow us to unveil the invisible emotions, thoughts, and experiences that are often hidden beneath the surface. Today, we explore how creativity can offer us a clearer vision. मैं आप सबको कहती हूँ कि आप लोग अपने अराउंड सिर्फ एक सेकेंड, अगर कोई पेपर पेंसिल पड़ी है तो एक दरख्त बना लें। जिसके पास है मैं 5 मिनट देती हूँ, एक दरख्त बना लें, पेंसिल से, पेन से, कोई भी चीज जो आपके साथ पड़ी हुई है। और जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है? वो कोई भी ना, वो अपने दिमाग में एक माइंड में एक दरख्त इमेजिन कर लें कि वो बना ओके, रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी बना लें। Someone is saying your voice is very slow. Can you speak a bit louder, Dr. Samra? जी जी बिल्कुल। आई वंडर कि क्यों आवाज आहिस्ता आ रही है, क्या बाकियों को मुझे भी ठीक आ आहिस्ता आ रही रही है, है? बट हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो डिफरेंट जगहों से कनेक्ट हुए हुए, सो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द सिग्नल और समथिंग। ठीक है। 2 से 3 मिनट दूंगी, सब अपने अपने आ, दिमाग में जो बना रहे हैं वो भी ठीक है, और जो बना के इधर अगर तस्वीर भेज सकते हैं तो इस चैट में जरा पिक्चर भेज दें अपने दरख्त की। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी जी, बताएं कौन बात प्लीज। करना चाह रहे हैं? आप अभी बात कर रही थी ना, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी। अच्छा, अच्छा, कैन अब यू, ओके डॉक्टर मुनसिफ, समरा, अब कैन यू आपको रिपीट आवाज द आ रही है? क्वेश्चन?
मुनसिफ, कैन यू हेयर मी? मैं बहुत पिटाई लगाऊंगी यार, शाम शरीर तुम्हारी में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुनसिफ, आपको यस आवाज मैम आ आई रही कैन। है? जी। अच्छा बस हमने सिर्फ एक अल्लाह। एक्टिविटी के लिए कहा कि अपने पास एक दरख्त बना ले, जो जो बना सकता है। ठीक हो गया? मिसबा शाहीन, आप अपना माइक बंद करें। अगर आप लोगों ने ये बना लिया तो अब आप देखेंगे हर बंदे के दिमाग में एक अपनी तरह का दरख्त बना। ठीक है, यहाँ पे हमें तस्वीर में किसी ने भेजा है जिन्होंने दरख्त के साथ अंदर ब्रांचेस हैं और उसमें पत्ते हैं। ठीक, शेला शेला नूर। इसी तरह शहला नूर ने भेजा है, तो एक और ने भेजा, देखिए उन्होंने परफेक्ट ग्रीन और ब्राउन, ये टीचर लगती हैं कोई जिनके पास मार्कर्स मौजूद थे। ठीक, इन्होंने भी भेज दिया। अब बताने का मकसद ये है कि ये आपकी इनविजिबल इमोशन और थॉट है। किसी के दिमाग में लंबा दरख्त आया, किसी के दिमाग में एक इमोशन आया, किसी के दिमाग में कोई कलर आया, किसी के दिमाग में ग्रीन कलर आया लाइट वाला, किसी के दिमाग में ट्रंक ब्राउन आया। तो ये एक ऐसा इनविजिबल एक्सप्रेशन है जो हर एक का अपना है, ये शेयर्ड नहीं है। मैं अगर मुंह से एक बात बोलती हूँ तो दूसरा बंदा उसी का वर्ड यूज करके शायद वो बात कॉपी कर सकता है, मगर इमोशन और एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि वो कभी भी दो के एक जैसे नहीं होते। फिर ये कैनवस ऑफ कनेक्शन होता है, दिस इज अ कैनवस ऑफ कनेक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रोक्स हैं, कलर्स हैं, क्रिएटिविटी है, कनेक्शन है, पानी है, प्ले है, स्ट्रक्चर्स हैं, और बहुत सारी लोगों की एक दुनिया है। कभी किसी आर्टिस्ट को सोचें, देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके लिए वो कितनी बड़ी दुनिया है। इसी तरह ये हमारे माइंड का एक प्लेग्राउंड होता है, जहाँ पे आपको खुली इजाजत है। कितना मजा आता है ना जब आपको कोई कहता है जाओ जहाँ जाना है, जहाँ मर्जी चले जाओ। कोई आपको कह दे जैसे मर्जी गाड़ी चलानी है चला लो। स्कूल्स में बच्चे होते हैं, उनको कह दिया जाए आज फ्री डे है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कितना आसान होता है। तो आर्ट और प्ले ऐसा एलिमेंट्स हैं जो आपके माइंड का ऐसा प्लेग्राउंड है जिसका कोई रूल नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। एंड योर इमेजिनेशन हैज नो लिमिट। आपके आइडियाज किसी भी तरह से बन सकते हैं, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। कभी आपने देखा है डिजिटल, एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव, क्या कुछ चल रहा होता है। और फिर इसकी एक खूबसूरत बात यह है कि जैसे एक बुत बनाने वाला, स्कल्पचर्स बनाने वाला इंसान अपना मास्टरपीस बनाता है ना, बिल्कुल इसी तरह आप अपने एक्सप्रेशन, इमोशन का स्कल्पचर है। हर इंटरैक्शन, हर गेम, हर पेंट, हर चीज़, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो शेप और रीशेप करे आपका नैरेटिव कि आप कौन है। इसकी राइट साइड पे एक एब्स्ट्रैक्ट से कलर्स की ड्राइंग बनी हुई है। देखिए, रेड भी है, येलो भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, ऑकर भी है। कोई इसको अगर मैं कहूँ तो वो कहेगा कि इसके अंदर ना कोई फिगर्स बने हुए हैं, कोई कहेगा ये वैसी डिज़ाइन बना हुआ है, कोई कहेगा ये बर्थडे हैट बनी हुई है। हर बंदा अपने तरीके से इसको लेकर चलेगा। एक और खूबसूरती इस एरिया, इस फील्ड की ये है कि ये एक ब्रिज है साइलेंस और साउंड का। खामोशी और आवाज़ का ये कनेक्शन है। जो बहुत नाराज़ होते हैं वो गेम खेल रहे हो तो वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जब आप कोई चीज़ कहते हैं या करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। फिर ये एक डांस ऑफ एक्सप्रेशन है। ये एक वो जर्नी है जिसका कोई एंड नहीं है। आपको नहीं पता कि इसका कोई एंड नहीं है। यू कैन गो टू वॉट एवर लिमिट यू फील, एंड गेम कैन बी क्रिएटेड बाय एनीथिंग। कभी वो जो हम स्कूल में टीचर टीचर पढ़ते होते थे या टीचर्स का एक्सपीरियंस करते थे, वो टीचर टीचर एक गेम भी तो बन गई ना।
बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। अब बात आती है प्रैक्टिकल उसकी। प्रैक्टिकलिटी में बेनिफिशरीज कौन है इसके? कौन लोग इससे हेल्प ले सकते हैं? आपके बच्चे, स्कूल के बच्चे, बड़े एडोलसेंट्स, एडल्ट्स। हम अपने क्लिनिक पे बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ ये एक्टिविटीज कराते हैं। फिर आपके न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और शायद आप लोगों में से बहुत से लोग ये ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार इसीलिए ले रहे हों। क्यों? क्योंकि आप लोग डील कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल, एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिटी, एज टीचर्स, उन बच्चों के साथ जो ऑटिज्म में हैं, ADHD में हैं, ट्रॉमा के साथ हैं, फैमिलीज और कपल्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और उनके लिए जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, जो बात नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसी से आगे बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल दूंगी। कभी आपने सुना कि कोई बंदा जिसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, उसने लिटरेचर पढ़ाया हो, तो वो कैसे बताता होगा कि एक जंगल है, जंगल में दरख्त हैं, ऊपर आसमान है, चिड़िया हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो कैसे होता है? वो किस तरह ये कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपके अपने अंदर क्रिएटिव एलिमेंट में आया है। बिल्कुल इसी तरह जब एक बच्चा पैदा होता है और बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तो आपने देखा है कि कभी कितनी आसानी से लड़का ब्लू कलर को पसंद करने लग जाता है, बच्चियां पिंक कलर को पसंद करने लग जाती हैं। अगर आप उसको, इंटरेस्टिंग होगा जब अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि वो कैसे चूज ही वो चीज करता है जो उसका इमोशन होता है, उसकी फीलिंग होती है। इसी तरह ऑटिज्म में बच्चों को कुछ रंग बहुत पसंद होते हैं, वो उस रंग की जान नहीं छोड़ पाते। तो ये चीजें हमें कैसे हेल्प करती हैं? ये गेम्स हमें कैसे हेल्प करती हैं? गाड़ियों की लाइंस बना रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, दीवार से टकरे मार रहे हैं, काम का फोकस नहीं कर पा रहे, इन सब चीज़ों को हेल्प करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक्स मौजूद होती हैं। सो लेट अस रिमेंबर दैट चैलेंजेस जो हैं वो बैरियर्स नहीं हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उन बच्चों में वो पोटेंशियल है जो उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको ग्रो कराने में और उनको ट्रांसफॉर्म कराने में हमें हेल्प करता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी और कनेक्शन से। कैसे? कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प हो जाती हैं? आपको जब बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप देखिएगा कि आप क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं। हम बड़े होके भी हमारी गेम्स क्या है? बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना। बहुत से लोग कहते हैं जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं सफाइयाँ करती हूँ। इसी को कन्वर्ट कर लें बच्चों में। कैसे बच्चा करता है? बच्चा भी यही है। बच्चे को जब गुस्सा आता है ना, तो वो कोई गेम खेलता है, उसकी कोई खास तरह की गेम होगी। जो बच्चा ट्रॉमा और अब्यूज में होता है ना, उस ट्रॉमा और अब्यूज को वो मैनिफेस्ट करता है वियर्ड ड्राइंग्स बना के। जब हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं ना, तो हम सबसे पहले इवन बड़ों से भी कोई ना कोई अगर टेस्ट रन करते हैं और उससे कुछ बनवाते हैं ना, तो आप हैरान होंगे कि वो कैसी कैसी चीज़ बनाते हैं। एक ड्राइंग उनकी ये बता देती है हमें कि क्या पर्टिकुलरली उसकी कैफियत है उस टाइम पे जब उसने वो कलर चूज़ किया, या उसने वो ड्राइंग चूज़ की, या उसने उसको बनाया कैसे। बच्चा आता है, हमने डिफरेंट टॉयज की कैटेगरीज रखी होती हैं। सेंसरी टॉयज हैं, क्रिएटिव टॉयज हैं, एग्रेसिव टॉयज हैं। तो बच्चे को कहना तो नहीं पड़ता, या बच्चे को बताना तो नहीं पड़ता, या पूछना तो नहीं पड़ता कि हाँ तुम्हें गुस्सा आया है। उसकी सिलेक्शन ऑफ दैट टूल हमें बता देती है। इसी तरह बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं बच्चे के, उसको काम करना है, अपने रिलैक्स करना है, कैसे करेंगे?
इन्हीं टूल्स से करेंगे। एडिक्शंस हैं, हमें एडिक्शंस में मॉनिटर करना है, एडिक्शन कितनी ज़्यादा कितनी कम है, हम वहां से उसको फिगर आउट करने लग जाएंगे। सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो नहीं बता पाता कि उसका दिल क्या कहता है, उसके पास वर्ड्स नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करती है जी ये दोनों डोमेन्स फोबियाज में, एंजाइटीज़ में। और आप हैरान होंगे कि जैसे जैसे फोबिया जाता है, आपकी पूरी पूरी ड्राइंग, आपकी पूरी पूरी गेम्स, आपकी सिलेक्शंस चेंज होने लग जाती हैं। ग्रीफ में, लॉस में, जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते, लोग सकते में चले जाते हैं। बच्चे बता नहीं पाते। अब बच्चे को ये नहीं बताना चाहते कि भाई तुम्हारे वालिद या वालदा की डेथ हुई है, उसको तो पता है, बट हम एज पेरेंट्स, एज स्टेक होल्डर्स भी उससे उस पर बात नहीं कर पा रहे, या हम बात करके प्रीएम्बल सेट कर देते हैं, बट हम उसमें हेल्प जो है, वो थेरेपी जो है, वो हम उसकी थ्रू दीज चैनल्स करना चाहते हैं। बच्चा अपने आप को समझता है कि मैं हूं तो मेल, बट मुझे फीलिंग्स फीमेल वाली आती हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अब आना शुरू हो गया, जेंडर आइडेंटिटी। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करे। उसमें ये प्रॉब्लम्स हेल्प करती हैं, सोशलाइजेशन में आसान करती हैं, एडिक्शंस में आसान कर देती हैं। जब आप काम करना शुरू करें उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ खास तौर पे, और मैं इसमें क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि बहुत से नॉन प्रोफेशनल्स, घर की माएँ, ऐसे भी लोग हैं, तो हम ऐसी बात पे बात करेंगे जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड थेरेपी की नहीं है, बट थेरेपी की टेक्निक्स को हम एवरीडे रूटीन में भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक हम जो गलतियां करते हैं कि वो, जिसके बाद ये इनमें से कुछ भी हो ही नहीं पाता, चाहे वो आर्ट है चाहे वो प्ले है, कभी भी जल्दी ना डालें। हम स्कूल्स में अमूमन ये गलती देखते हैं कि हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, चलो ठीक है ख़त्म हो गया। जब तक एक बच्चे ने, चाहे वो एक आखिरी लाइन लगाना है, वो नहीं की ना, तो उसको सुकून नहीं आया। उसकी वो पेंटिंग, उसकी वो ड्राइंग या उसकी वो गेम, अगर उसने आखिरी बॉल फेंकनी है या अपनी चीज़ जगह पे रखनी है, दैट्स द क्लोजर। लेट देम क्लोज इट। टू, डोंट फोर्स द क्लाइंट टू शेयर। आप बच्चे को पुश ना करें कि नहीं तुमने बताना है, तुमने कुछ ड्रॉ करना ही करना है। आप उससे कहें जो दिल करता है कर लो, चाहे वो स्क्रिबल ही क्यों ना हो। मैंने दरख्त बनवाया, कुछ लोगों को नहीं आया। इसी तरह हम बहुत से फिगर्स बनवाते हैं जिसमें बहुत से लोगों को नहीं आता। क्या करें, फोर्स तो नहीं करना, अनकंफर्टेबल नहीं करना। बड़ों को जब कहते हैं तो बड़े समझते हैं बच्चों वाले काम है। जब वो बना रहा है या वो खेल रहा है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको इंटरप्ट ना करें, उससे सवालात ना पूछें। उस टाइम पे उससे ना पूछें अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या दरख्त है, कि वो दरख्त को ठीक करने लग जाए। उसके काम को क्रिटिसाइज नहीं करना। नहीं ये छोटा हो गया, असल में ये नहीं देखा इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। नो, वॉट एवर इट इज, से द पॉजिटिव। One common mistake even therapists make is they overinterpret. उसने एक ब्लैक निशान डाला पूरे आसमान पर, कहाँ से आया ये? उसने गेम खेलते हुए कोई ऑड सवाल पूछ लिया स्टफ टॉयज के साथ। आपने उसको ओवर इंटरप्रेट नहीं करना। जस्ट बिकॉज आपको किताब में कहीं पे कह दिया गया था कि काले का मतलब ट्रॉमा है, तो उसने जहां काला यूज किया तो हमने कहा कि ये तो ट्रॉमा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, डोंट एज्यूम। हमेशा जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं उसकी आपके पास हिस्ट्री होती है, सो यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हिस्ट्री। मटीरियल लिमिट ना करें। अगर आप हेल्प करना चाह रहे हैं ना, आप एक फ्लो में रिलीज करना चाह रहे हैं,
तो होता ना कि एट टाइम्स आपने किसी को खाना बनाने को दिया और कहा कि ये लो बनाओ, बट आपने उसको चीज़ें इतनी लिमिटेड दी कि उसने उसके साथ एक्सप्लोर नहीं किया, उसके पास चीज़ें ही थोड़ी हैं, उसने तो वही डालनी है। इसी तरह जब आपने उसको रिसोर्स दिया तो आपने लिमिट नहीं करना मटेरियल। अगर आपने दी ही उसको एक गन है, तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि उसने चॉइस किस चीज में की? अगेन, डोंट क्लोज इट इन अ रश, डोंट इग्नोर द इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। Similarly, don't pressure clients into talking about difficult topics. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में वो पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में नहीं बात करना चाहते। क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? We don't want to. So, yes, it means that everyone has their own imaginary world. हर बंदे की अपनी एक क्रिएटिविटी का एलिमेंट है। अब हम आएंगे कि करना क्या है, व्हाट आर दोज थिंग्स जो हमें हेल्प कर सकती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करके बहुत सी हेल्प ले सकते हैं। क्या हमारे पास इस चीज़ का नॉलेज है? क्या हमारे पास इस चीज़ का बैकग्राउंड है कि जो रूटीन में भी हम कर रहे होते हैं इनका भी कोई रोल है? सो बिफोर वी मूव टू दीज आर्ट सप्लाईज एंड वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगी और मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपने पास अगेन फिगर आउट करें। कुछ कलर्स बोलूंगी, आप उन कलर्स के अगेंस्ट कौन सा इमोशन समझते हैं, देते हैं, या उल्टा कर लेते हैं। मैं इमोशन बोलती हूँ, आप उसके आगे कलर लिख लें। जैसे एंगर, एंगर को क्या कलर देंगे आप? लोग रेड कह रहे हैं। सैडनेस को क्या कलर देंगे आप? कोई ब्लैक देगा, कोई येलो देगा, कोई ब्राउन देगा, कोई पेल येलो देगा। ब्लू, ब्लू किस कलर को दे सकते हैं आप? ब्लू, ब्लू कलर पीस, ठीक है, पीस, चार्म, सूदिंग, काम। इसी तरह ग्रीन, पिंक। बट अगर यही मैं कहती कि रेड कलर है, तो रेड से बहुत से लोग लव को एसोसिएट करते। इजंट इट इंटरेस्टिंग? बहुत से लोग रेड कलर से लव को एसोसिएट करते हैं। सो कुछ साइकोलॉजी ऑफ कलर्स है, उसको पढ़ें। आप देखें कि रेड जो है वो इमोशंस में पैशन बताता है, एनर्जी बताता है, एक्साइटमेंट बताता है। और आपको पता है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि रेड कलर बच्चों को स्टिमुलेट करता है, उसका हार्ट रेट ज़्यादा करता है। तो ये लव और एंगर को बताता है। एज डिफर करती है लाइकनेस, कलर की लाइकनेस बिल्कुल डिफर करती है, बट हम बात कर रहे हैं वो इम्पैक्ट जो नेचुरली कुदरत के थ्रू होता है। अगर एक बच्चा रेड कलर के रूम में जाएगा और वो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है तो वो तंग होगा। जब आप बच्चों के साथ काम करें और आपने उनको काम करना है, सेटल करना है, तो आप उनको वाइट, ब्लू और ग्रीन में लेके जाते हैं।
उनको जो कपड़े पहनाना शुरू करें वो वाइट, ब्लूज और ग्रीन्स करें। ब्लू का बहुत कामिंग रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है। इसी तरह जब आप कभी देखिएगा, जब बच्चों का पहला डे ऑफ स्कूल होता है तो येलो जो है ना वो हैप्पीनेस को बताता है। येलो इज समथिंग दैट्स ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, एनर्जी, और येलो बहुत सी मेंटल क्लैरिटी देता है। येलो जो है वो आपके अंदर एक जॉय लाता है, एक एनर्जी लाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो आप बच्चों में वो कलर्स इस तरह सेलेक्ट करें। आपने बच्चों को अगर स्ट्रेस रिड्यूस करना है, एंजाइटी कम करनी है, तंग हो रहे हैं, अपने रूम में, अपने एरिया में ग्रीन कलर ऐड करें। कभी आपने देखा ये जो लाइट थेरेपीज आ गई हैं, हमने अपने क्लिनिक पे एक बल्ब रखा हुआ है जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हम चेंज करते रहते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, जिस तरह का उनको हमने स्टिमुलेट करना वैसे कर देते हैं। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने लग जाती हैं। ब्लैक कलर हम कहते हैं ना, बहुत इवेंट्स पे पहनते हैं लोग, फॉर्मल चीज़ों पे पहनते हैं, वो पावर को शो करता है, सोफिस्टिकेशन को शो करता है। तो बच्चों को स्ट्रेंथ देने के लिए हम यूज करते हैं। बच्चे को फोकस कराने के लिए क्यों ब्लैक बोर्ड्स बने हैं, रेड बोर्ड्स क्यों नहीं बने? इसीलिए नहीं बने ना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड फोकस कराता है, सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी देता है। इसी तरह वाइट कलर क्लैरिटी देता है। सो वाइट बोर्ड्स आ गए। So एक balance of the colors, balance of the psychology of colors plays a role। हम ये नहीं कह सकते अच्छा जी बच्चा आया, हमने बच्चे को बिठाया, बच्चे ने आके तो हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया, हमने उससे बातें की और उसको भेज दिया। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? यही प्रॉब्लम्स आते हैं ना कि बच्चा रो रहा है, बच्चा काबू नहीं आ रहा, बच्चा बैठ नहीं रहा, बच्चा फोकस नहीं कर रहा। यहीं पे 1 मिनट के लिए शिफ्ट करूंगी। ये जो स्क्रीन टाइम और एडिक्शंस हैं, गेमिंग है, ये क्या है? आज आप सबको कहूंगी कि जो गेम आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आपका क्लाइंट, जो कोई जिनसे आप डील कर रहे हैं वो खेलते हैं, सिर्फ उनको एक दफ़ा गूगल करके खोल के उनकी एक वीडियो देख लें और अपने माइंड में देखें कि वो जो रेड येलो ब्लू ग्रीन, रेड येलो ब्लू ग्रीन के प्राइमरी कलर्स का उन्होंने खिचड़ी बनाई हुई है, वो क्यों बनाई हुई है? किसी ने आज तक ये रियलाइज किया, फिगर आउट किया कि कोकोमेलन में येलो कलर बहुत ज्यादा है, प्रोमिनेंट है। कोकोमेलन की बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन है कंटेंट की, मगर कोकोमेलन बच्चों को बहुत हद तक सिखा देती है। बच्चों ने बहुत सी पोएम्स, राइम्स कोकोमेलन से सीखी। दैट इज बिकॉज ऑफ द येलो कलर। इवन वो जो उसने जे बनाया हुआ होता है ना, कोकोमेलन का जो मेन कैरेक्टर है वो भी येलो पे है। फीडर की जो टिप है वो भी येलो में है। हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप थोड़े से बड़े बच्चों की बात करते हैं और आप कहते हैं कि चलो ठीक है, हम अब खेलने लगे हैं फोर्टनाइट, आप देखें वो सारी फोर्टनाइट में ब्लैक एवेंजर्स के कलर्स हैं। दैट्स पावर, दैट्स स्ट्रेंथ। और जो टॉय यूज हो रहा है वो एग्रेसिव टॉय यूज हो रहा है। क्यों फोर्टनाइट के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उन्होंने कत्ल किए हुए हैं, वो बच्चे मार रहे हैं और लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनमें एक वल्नरेबल डेलिक्वेंट टेंडेंसी आ रही है। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी आर स्टिमुलेटिंग द माइंड। इट इज नॉट यू एंड मी, it is me and you who is getting the exposure to। स्कूल में बोर्ड्स बनते हैं, टीचर्स नोटबुक्स बनाती हैं, हम बच्चों के कपड़े सेलेक्ट करते हैं,
हम इन चीज़ों को नहीं देखते। सो जब हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट थेरेपी की बात करते हैं, तो आपके पास फ्री ड्राइंग एक टेक्निक है। जब बच्चा स्कूल एंटर होता है ना, या बच्चा बड़ा हो रहा होता है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट दे समहाउ आर अनएबल टू कोप विद इट। वो जो फ्री ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो तंग करने लग जाता है। दैट क्रिएट्स सो मच अनरेस्ट, that creates so much problem that we are unable to address that. We keep getting bothered. We keep getting uh, in a in an कोई बात नहीं, बहुत सिंपल एवरीडे चीजें भी सोल्यूशन बन सकती हैं। स्पॉन्टेनियस, हम कहते हैं मचाओ गन, जितना मचा सकते हो, कोई बात नहीं है। इसी तरह मैंडेलास की क्रिएशन है। मैंडेलास एक बाकायदा डिज़ाइंस हैं जिसमें टिडबिट्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको हमने एड्रेस करना होता है। उसमें कलर्स भरने होते हैं, कौन सा कलर, कौन सा टेक्सचर, कौन सा टूल, ये आप उस बच्चे के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हो। उसको वाटर कलर देना है, उसको पेंसिल देनी है, उसको क्रेयॉन देना है, उसको कुछ और देना है। स्कल्पचर्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, हमने उन मटेरियल्स को मॉडल कैसे करना है। हम गाइडेड इमेजरी कराते हैं कि आप कहते हो कि अच्छा ड्रॉ योर फैमिली, देखो वो फैमिली ट्रिप पे जा रही है, ठीक है, वो ट्रिप पे जा रही है। अब आपको पता है बैक एंड पे हिस्ट्री से कि कोई एक्सीडेंट था, कोई ट्रॉमा था, पेरेंटल लॉस था, और आपने एंड वहाँ पे करना है, तो आप उसको तरीके तरीके से गाइडेड इमेजरी बनाते जाते हो। वो स्क्रिबल करेगा, कुछ ना बनाए, उसके लिए आपको पेंटर नहीं होना, आपको स्किल नहीं रखना। बहुत दफ़ा सेल्फ इमेज बनाने के लिए आप कहते हैं, सेल्फ इमेज के लिए सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएं, अपना एक पोर्ट्रेट क्रिएट कर लें। सिमिलरली आर्ट वर्क दे दिया और कहा बताओ ये क्या हो रहा है इस ड्राइंग में, लेट मी नो व्हाट यू सी। कॉमिक्स होते हैं, सिंबलिज्म होता है कि अच्छा ठीक है, वो एक स्टार भी नहीं है, विविड सी चीज़ है, उसने उस विविड सी चीज़ को क्या कहा, दैट गिव्स यू द हेल्प। उसको नज़र ही कुछ और आ रही है, उसका माइंड परसीव ही कुछ और कर रहा है। वो मेटाफॉर क्या है, वो मेटाफॉर ये है कि अच्छा उसको लगा कि ये एप्पल था, और उसका एप्पल अनकॉन्शियस में कोई कॉनोटेशन रखता है, जबकि वो एक रेड डिजिटल डिज़ाइन बना हुआ है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली बहुत दफ़ा विजुअल मेटाफर्स होते हैं, बहुत दफ़ा ऑडिटरी होते हैं। आप कोई बात कर रहे होते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरह से मुझे बॉदर कर रही है। आप काम कर रहे होते हो, जब आप बता रहे होते हो ना, तो वो एक कहते हैं ना, एक फांक होती है जो फंसी होती है, वो निकल जाती है, वो खुद ब खुद निकल जाती है। आर्ट एक्टिविटीज़ को रेपिटेटिव कराना एक और टेक्निक है। जैसे आपने कोई चीज़ बनवाई और फिर आपने उसको मल्टीपल टाइम्स पे सिमिलर चीज़ बनवाई, तो आप उसमें चेंजेस देखने लग जाते हैं। सो जैसे आप थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आप ड्राइंग्स में स्ट्रोक से, कलर से, साइज से, प्लेसमेंट से आप ये फिगर आउट करते हैं कि चेंज क्या है। आप देखेंगे कि इट्स वर्क्स लाइक मैजिक, कि कैसे कलर की सिलेक्शन भी नॉर्मल होती जाती है, कैसे ऑड कलर्स भी ब्लूज एंड ग्रीन्स न्यूट्रल में आना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़े फिगर्स छोटे और न्यूट्रल होने लग जाते हैं, बहुत छोटे फिगर्स बहुत थोड़े से नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं। आपके आर्ट प्रोजेक्ट्स को रेपिटेटिव करने में वो स्किल पॉलिश होता है। बेसिकली हमारे लिए तो वो थेरेपी हो रही है, हीलिंग हो रही है, वो बेहतरी आ रही है।
थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए फिर रोकूंगी और चाहूंगी कि आप लोग सब इधर मुझे चैट बॉक्स में ये बता सकें कि आप लोग पर्सनली अगर आर्ट की कोई स्किल को टूल को यूज करते हैं तो क्या आप लोगों का कोई इत्तेफाक हुआ कि उसमें आपने चेंज देखा हो? यू एक्सपीरियंस्ड अ चेंज और यू डिड नॉट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज। सिर्फ ये फीडबैक दे दें अपनी किसी प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स के साथ या कभी यूज़ किया, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बैक एंड पे आप लोग पे कितना कर पाएंगे और हम इसको फर्दर कितना एलैबोरेट करें। जी, I see a very good number here. A lot of people here feel the change, experience the change. They can see कि अच्छा कोई ना कोई चीज आई है, बट ये किसी ने नहीं कहा कि नहीं मुझे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। इसको सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोगों को इससे अंदाजा ये हो रहा है कि हाँ हमारी लाइफ में हमारी रूटीन में हम जब काम कर रहे होते हैं तो चेंज आ रहा होता है, एक्सपीरियंस आ रहा होता है, राइट? तो आप इससे इमेजिन करें दैट इज व्हाट यू कैन सी। What about what you cannot see and the person who is experiencing it? हम चाहते हैं कि हमें लोग कहें अरे वाह मुझे बहुत फर्क पड़ा तुम्हारी थेरेपी से। ऐसा नहीं होता। वो पेरेंट आके कहे कि मैम आपको पता है कि कल ना वो बच्चा ये नहीं कर सकता था, आज वो ये करने लग जाए। इसका प्री रेक है कि बच्चे के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो डेवलप करेगा, वो एक्वायर नहीं करेगा इमिजिएटली, वो ओवर टाइम उस स्किल सेट को पकड़ेगा, एनहांस करेगा। उसको आपने वो टूल दिया, उंगली पकड़ाई, वो चलेगा खुद। पहले वो लड़खड़ाएगा, गिरेगा, टिपटोइंग करेगा, बट फिर वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं बिगर पिक्चर में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैं ऐसे कहूँगी कि सैडनेस है। एक एग्जांपल उठा लेते हैं प्ले पे चलने से पहले। सैडनेस एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी लिंगरिंग सी स्टेट है जो तंग कर रही है। ना मुझे पता है ना आपको पता है, उस बच्चे को भी नहीं पता, और उसको एक ही तरीका आता है, वो ये है कि वो रो सकता है, लड़ सकता है, चीख सकता है, टैंट्रम थ्रो कर सकता है, जिद कर सकता है। सैडनेस बोल के नहीं आ रही, बच्चा बता नहीं पा रहा कि मामा टीचर मुझे कोई चीज़ अपसेट कर रही है, नहीं बता पा रहा। व्हाट डू?
I want to give him an impact using all these techniques and strategies, जिसमें से आप इनमें से कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं कुछ भी, ताकि आप इसको पकड़ सकें और आप उस सैडनेस की फीलिंग को फिजल आउट कर सकें, खत्म कर सकें, गायब कर सकें। और आपको गायब होती हुई नजर भी आएगी। ये नहीं है कि आपको नजर नहीं आएगी, आपको पता भी चलेगा। मूड में चेंज आएगा, लोगों में चेंज आएगा, रवैयों में चेंज आएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं जी प्ले पर। अब प्ले एक ऐसा डोमेन है जो बहुत सिंबॉलिक है। क्या हमें कभी बताया गया कि घर में हर तरह के खिलौने रखो? हमें नहीं बताया गया। हमें जो अच्छा लगता था हम वो तो खिलौना ले लेते थे। आपके पास, आपके बच्चों के पास थेरेपी में, आपके स्टूडेंट्स के पास मॉन्टेसरीज में इन सब कैटेगरी के खिलौने होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट में देखा ही नहीं। फिगर्स होते हैं, पपेट्स होते हैं, रोल मॉडलिंग के लिए बच्चे ने डॉल यूज की, टीचर बना, कोई भी ऐसी चीज। थोड़े से छोटे बच्चे हैं, सेंसरी टॉयज हैं, बॉल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई स्पाइकी है, कोई कैसी है, कोई कैसी है। ट्रेज, टब्स में, एक में रेत, एक में रुई, एक में सब पानी, एक में चावल, इस तरह की चीजें डालें और बच्चे को वॉक कराएं उस पे। सैंड ट्रेज हैं, फिंगर से लिखवाना शुरू करें। इसी तरह थेरेप्यूटिक टॉयज हैं। कुछ ऐसी हमारी टूल्स होते हैं, कुछ ऐसी हमारी चीजें होती हैं जो थेरेप्यूटिक होती हैं। अगर आप इनमें से चीज़ों को यूज़ करके उनका राइट यूज़ अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता चलता जाएगा। जैसे एक्शन फिगर, डॉल्स, ये तो कॉमन है ना। इसी तरह पपेट्स होते हैं, हैंड पपेट्स होते हैं, फिंगर पपेट्स होते हैं। कुछ हम कहते हैं कि ठीक है रोल प्लेइंग के लिए किचन सेट्स आ गए, डॉक्टर सेट्स आ गए, ड्रेसअप क्लोथ्स आ गए, बच्चों के वो जो टूल सेट होते हैं वो आ गए। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें करें, बोर्ड गेम्स हैं, नेचर बेस्ड टॉयज हैं। इस तरह की चीज़ों को जब आप लाना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे देती हैं जिस पे जो आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? अब चाहे वो आर्ट है चाहे वो प्ले है, दोनों के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको पता हो। नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी, आप बच्चे के साथ डायरेक्ट नहीं हो रहे, आप तरीके तरीके से, जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ओके नॉन डायरेक्टिव लर्निंग कराते हैं ना कि ओके आई से 1 यू से 2, आई से 3 यू से 4, हम उनको याद कराने लग जाते हैं। इसी तरह डायरेक्टिव प्ले है कि हम बच्चे को उस प्ले में एंगेज करते हैं। कुछ में हम बच्चे को कुछ रोल्स असाइन करते हैं, रोल प्ले एंड एक्टिंग। इसी तरह कुछ में स्टोरी टेलिंग, स्टोरी क्रिएशंस हैं, इसका भी एक पूरा आर्ट होता है। अब हम हर टेक्निक को नेचुरली ऑनलाइन वेबिनार में कर नहीं सकते ना, वरना हम जब ट्रेनिंग कराते हैं इन पर्सन तो उसमें ये होता है कि हम ये सारे टूल्स रखते हैं, हम कहते हैं चलो करें, आप बच्चे हैं मैं बड़ा हूँ आप बच्चे हैं, हमारे पास हम वो पूरे पूरे ना हर एक को अपना प्ले थेरेपी का बैग किट बना के देते हैं कि ये आपका स्टफ टॉय है, ये है, ये है, आपने इसके साथ यूज करना है। ये वाला कैरेक्टर है, इसकी ये वर्ड्स है, ये सिलेक्शन है, आपने इसको ऐसे लेकर चलना है। बाय ग्राउंड में जाके आपने उन टेक्सचर्स को हाथ लगा के अपनी फीलिंग आइडेंटिफाई करनी है और बच्चे का रिएक्शन देखना है। ग्रुप में कोऑपरेटिव प्ले कराना है, रूल्स ऑफ द गेम पे जाना है, वो आइडेंटिफाई करना है। बट विद ऑल ऑफ दिस, to do any of this, what we need to understand is that there is so much more to it, that what does it help with, वो हमें क्या चीज़ देती है
वो हमें किस तरह से किस किस चीज़ में गाइड करती है, वो हमें समझ नहीं आ रही होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा एंटर होता है और वो बच्चा भागता है ना एक टॉय की तरफ या एक आर्ट सप्लाई की तरफ, तो आपको पता चलता है कि ये कौन सी टाइप की तरफ इंस्पायर हुआ है, मोटिवेट हुआ है, इसकी किस चीज़ ने अटेंशन कैच की है। ठीक है, वो फिर उसमें आइडेंटिफाई करता है, इमोशनल एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई करता है, आपके पास असेसमेंट में हेल्प करता है। बच्चों की असेसमेंट में आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि चलो ब्लड टेस्ट दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। द मोमेंट अभी आप लोगों के सेशन से पहले मैं एक स्कूल आई हुई थी और उस स्कूल में मुझे एक बच्चा असेस करना था, क्योंकि वो स्कूल में एंटर हो रहे थे और उनको आइडेंटिफाई करना था इफ़ देयर इज समथिंग। अब क्या मैं ये कहूँ कि नहीं वो बच्चा क्लिनिक पे आएगा, या वो बच्चा मैं एक ऑफिस में बैठ के देखूंगी। जब वो बच्चा एंटर हुआ तो द वे आई मेट हिम, आई ग्रीटेड हिम, and from there how he responded, how his eye contact was, how his physical touch was, that is from where we understand, and that is from where we use these toys and things to create a comfortable and non-judgmental environment. आप उसको इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इंगेज ही ऐसे करते हो, आप उसका मूड असेस करते हो। अब बच्चा डरा हुआ है, आपने जाके उसको हक कर लिया, उसका तो डरा निकल गया, आप ट्रॉमा बन गए उसके लिए, आप उसको ओपन छोड़ते हो। फिर आप अपना कोई फोकस या गोल एस्टैब्लिश करते हो, यानी कि यू नो कि अब मैंने क्या कराना है। थोड़ा सा बच्चे को चॉइस दें कि वुड यू लाइक टू ड्रॉ और वुड यू लाइक टू प्ले। उसको पहले फिर उसकी कोई एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी में डालें, वहाँ से उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करें। जब क्रिएटिव एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा आपके पास सारा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, आपके पास उसमें से रिफ्लेक्शन क्या आ रही है, उसके घर के डायनामिक्स क्या हैं। पेरेंट तो आके कहेगा जी हमने तो बच्चे को बहुत अच्छे से रखा, हमने हर वसाइल दिया, बिल्कुल दिया, उस बच्चे ने उसको रिसीव कैसे किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और याद रखें जब आप खेलें या बच्चे का आर्ट वर्क कराएं तो उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, उसके साथ बैठ के डिस्कस करें उसका काम, उससे सवाल पूछें, उसमें इंटरेस्ट लें, उसके बाद उसको कंक्लूजन्स दें, उसकी प्रोसेसिंग करें, उसको इनसाइट्स दें, और अपने लिए बाद में बैठ के होमवर्क करें कि उसका ये कंटेंट मेरे लिए इस तरह इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे मैं रुकूंगी और मैं अब सवाल लेना चाहूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि हमने इसको फर्दर कोई डायरेक्शन देनी है, या हम कभी कल परसों अगले साल 6 महीने में इन चीज़ों को प्रैक्टिस की हद तक कर सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर समरा। इससे पहले कि सवाल आना शुरू हो जाए, ऑलरेडी हमारी एक पार्टिसिपेंट ने ऑटिज्म के हवाले से एक सवाल किया है। वो कह रही है सिम्टम्स आप काइंडली बताएं, प्री स्कूलर या टॉडलर्स के ऑटिस्टिक होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो थैंक यू। जी, और बाकी काइंडली यहाँ चैट बॉक्स में सवाल लिखे और अगर किसी ने बोलना है तो हाथ खड़ा करे। थैंक यू। थैंक यू। इसमें एक ऐसा और है कि चीज़ है डॉक्टर समरा, ये लोग रिकॉर्डिंग का पूछ रहे सेशन का, तो बिल्कुल हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे। और वानिया यहाँ आपसे परफेक्ट का जो पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड जो ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा है साइक केयर के साथ, तो हम अपना जो हमारा वेबसाइट है उसकी लिंक यहाँ ग्रुप में शेयर करेंगी। वानिया हमारा वेबसाइट विजिट करें और वहाँ पर बहुत सारा इससे रिलेटेड आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। और आप फेसबुक भी शेयर करें। और आप तमाम से गुजारिश है कि परफेक्ट के मेंबर्स बने और आपको वक्तन फवक्तन इस तरह की चीज़ें मिलेंगी।
हमारे फेसबुक के ज़रिए भी, और हमारे जो दूसरे पेजेस हैं उनके ज़रिए, और हमारा जो वेबसाइट है वहाँ से भी। तो प्लीज़ ज्वाइन अस एज अ मेंबर, और आपको फिर ये हमारे साथ एक सिलसिला आपको जारी रखना पड़ेगा। अदरवाइज एक सेशन से फिर आप उतना फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। बाकी डॉक्टर समरा, इफ़ यू वुड लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन अबाउट ऑटिज्म। थैंक यू। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच जी। बिल्कुल, आई वुड एग्री टू मिस खतीजा दैट these sessions are not a one time thing. I understand limitations होती हैं, टाइम की होती हैं, बट knowing the right people, the right person for the help is very important. अगर कोई भी देखने वाला खानदान में बंदा आपको ये कह देता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो रही हो, तुम्हें नीमिया है, तो वो बात इतनी वजन नहीं रखती। बिल्कुल इसी तरह जब आप प्रोफेशनल से अपने इर्द गिर्द लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सा फ़ायदा भी हो जाता है और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो परफेक्ट के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी और आपके लिए भी बेहतर हो जाएगा कि अब आपके अगले आने वाले सवालात के भी जवाब बहुत से इसमें मौजूद होंगे। ऑटिज़्म देखें जी, ऐसी चीज़ है जो कि एक न्यूरो डाइवर्जेंस की कैटेगरी में है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और आम ज़ुबान में बच्चा अगर लेट बोलना शुरू हुआ है तो हम कहते हैं उसको आप दिखा लें। लेट बोलने का मतलब है कि 2.5 साल तक वो बच्चा नहीं बोल रहा या स्पीच क्लियर नहीं है, तो उसको कंसल्ट कर लें। हमारे पास आने वाले पेरेंट्स 1.5 साल में भी ले आते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमने बेसलाइन ले ली है, हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि स्पीच इश्यूज़ कितने सेटल हुए हैं। उसके साथ आई कांटेक्ट का ना होना, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का प्रॉब्लम में जाना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना, कुछ चीज़ें रेगुलर से ज़्यादा जल्दी से पिक कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को या न्यूरो डाइवर्जेंस को ये कहें कि बच्चा स्लो है, बच्चे की ज़्यादा तेज़ी होना भी एक कभी-कभी कंसर्न होता है। वो कुछ खानों के साथ, लाइट के साथ, चीज़ों के साथ तंग होने लग जाए। तो ऐसी चीज़ों को पहले हम कंसल्टेशन में देखते हैं, फिर हम देखते हैं असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और फिर हम उसको थेरेपी में ले लेते हैं और वहाँ पे हम एड्रेस करने लग जाते हैं। जैसे कि बैठ नहीं रहा, हाइपर एक्टिव है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो हमें नहीं समझ आती, पेरेंट को नहीं समझ आती कि हमने उसको एड्रेस कैसे करना है, हमने उसको देखना कैसे, हमने उसको लेकर कैसे चलना है। तो वहाँ पे फिर आपको थेरेपीज़ और ये चीज़ें हेल्प कर देती हैं। बाकी जो ऑटिज़्म की कोई रिसोर्स अगर आपको चाहिए, जो भी पूछ रही हैं, मैं वानिया से रिक्वेस्ट करूँगी, या मैं यहाँ पे आपके चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, आप शेयर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप एक व्हाट्सएप कर दें, जो मटीरियल हमारे पास मौजूद है हम वो आपसे शेयर कर लेंगे। ऑटिज़्म पे कुछ वेबसाइट्स, कुछ लिंक्स या फिर कोई रिटन मटेरियल, तो वो आपसे हम शेयर कर सकते हैं। आप ऑटिज़्म के बारे में ज़्यादा जान सकती हैं, क्योंकि लास्ट ये वाला ऑटिज़्म का मंथ चल रहा है, तो लास्ट वीक में बहुत सा मटेरियल ऑटिज़्म अवेयरनेस पे हम लोग डाल रहे थे। ओके। तो हमारे एक और पार्टिसिपेंट है एजाज शिगरी, इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं वन बाय वन पढ़ रही हूँ डॉक्टर समरा। उनका पहला क्वेश्चन है, कैन द थेरेपेटिक यूज ऑफ कलर एंड फॉर्म एक्ट एज अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर इमोशनल स्टेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस? बिल्कुल। ये एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं हो सकता, स्क्रीनिंग टूल हो सकता है। मैं एक बच्चे को उसकी रंग और प्ले की बेसिस पे एडीएचडी या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज़्म डायग्नोज़ नहीं कर सकती। उसके लिए जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट बने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट मौजूद हैं। वो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट उसको डायग्नोज कर सकती है, बट वो इंडिकेट कर सकता है, स्क्रीनिंग कर सकता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, जैसे स्कूल से आता है कि कोई और एलिमेंट है, हमें नहीं पता। जब बच्चे की नोटबुक देखी तो उसने थ्रू आउट ब्लैक डायग्राम्स बनाई हुई हैं। इसी तरह मेरे पास एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मिली मुझे, और वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, उन्होंने आज तक काले कपड़ों के अलावा कपड़ा ही नहीं खरीदा। तो ये चीज़ स्क्रीन कर सकता है, अंदाज़ा कर सकता है, बट हमें डायग्नोज नहीं कर सकता। ठीक हो गया? ओके, तो इनका अगला सवाल है, to what extent do clay and color therapies align with theories of multiple intelligence, especially bodily, kinesthetic, and spatial intelligence? देखिए, थेरेपी बिल्कुल अलाइन करती है।
टू द एक्सटेंट कि जिन लोगों की मल्टीपल इंटेलिजेंस में बिलो एवरेज आईक्यू आ रहा होता है बीने के स्केल, क्योंकि ये कोई साइकोलॉजिस्ट लग रहे हैं जिनको थोड़ा सा अंदाजा है, तो स्टैनफोर्ड बीने के स्केल्स के अकॉर्डिंग अगर वो अबव एवरेज के बजाय बिलो एवरेज में जा रहा है तो हम उसमें भी ये देखते हैं कि फिजिकल मूवमेंट प्रॉब्लम कर रही है ना, बॉडीली का एस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है वो ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली यूज करने का कमाल है। ठीक, अब वो लोग जो कि फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, डांस में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, तो ये कलर्स और ये टॉयज का यूज, जैसे पेगिंग है, पैग्स होते हैं, तो हम बॉडी काइनेस्थेटिक्स के लिए बच्चों को बहुत बचपन से पैग्स यूज कराने लग जाते हैं। क्या होता है, क्ले का यूज, टेक्टाइल एंगेजमेंट यूज करता है। इसी तरह आपकी मूवमेंट डेक्सटेरिटी इंप्रूव करता है। अब ये थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स हैं, बट ये टेक्निकल सवाल का टेक्निकल सा जवाब है। विजुअल इमेजिनेशन को बेहतर करने लग जाता है, आपकी कलर प्लेसमेंट बेहतर हो जाती है। तो ये चीज़ें इसके साथ 100% अलाइंड होती हैं। जी, इनका तीसरा सवाल है, हाउ कैन आर्ट बेस्ड थेरेपीज बी टेलर्ड फॉर कल्चरल सेंसिटिविटी एंड पर्सनल सिंबलिज्म इन डाइवर्स पॉपुलेशंस। बिल्कुल, जो आपकी आर्ट बेस्ड थेरेपीज है ना जी, वो कल्चरल सेंसिटिविटी को तो सिंपली ऐसे कर लेती हैं कि आप देखें कि इंडिया में रेड कलर की कॉनोटेशन क्या है, वाइट में क्या है, ब्लैक में क्या है। एक बकायदा कल्चर है कि डेथ्स पे वाइट पहना जाता है, और अगर कोई काले कपड़े शादी पे पहनने लग जाए तो हम सवाल उठाने लग जाते थे। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि हर चीज़ कल्चरल अडेप्टेशन के साथ जा सकती है, और इसका बहुत सा रोल भी है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। इन्हीं के सवाल का एक पार्ट 2 भी था, वो मैं देख लेती हूँ, मैंने मिस किया है। जी, what ethical considerations must be observed when using expressive therapies like color, art, and clay with children or trauma survivors? जी, इसमें जो मेरी डोंट्स वाली स्लाइड थी ना, कि क्या क्या नहीं करना, वो सब एथिक्स है। वो जो स्लाइड्स हैं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, वो सब वो हैं जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं। ओके, हमारे एक और पार्टिसिपेंट है, इनका सवाल है, हाउ टू डील विद हाइपर एक्टिव किड्स हु कैन नॉट फोकस। देखिए, हाइपर एक्टिव किड्स के लिए वन, सिलेक्शन ऑफ कलर अपनी देखें, सिलेक्शन ऑफ टॉय देखें, अटेंशन स्पैन बढ़ाएं, और उनका फोकस बिल्ड करें। इन 4 चीज़ों पे काम करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ देखनी है कि इस सब के साथ उसका मीठे का यूज़ ना हो और स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो। ये 2 चीज़ें अगर हो रही हैं और आप बहुत सी मेहनत कर रहे हैं, तो इन 2 चीज़ों के साथ हाइपर एक्टिविटी कम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और पार्टिसिपेंट जिनका नाम यहाँ अपीयर नहीं हो रहा, पीएच सिर्फ शो हो रहा है, वो कह रहे, प्लीज समराइज दिस होल वेबिनार इन अ सिंपल एंड इजी वर्डिंग। आम ये ज़ुबान में हम ये बात कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि आर्ट वर्क, खेलना, कूदना, जो बच्चों का बचपना है, वो कैसे थेरेपी में हेल्प कर सकता है, कैसे उन लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है, उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। हमें उन बच्चों के लिए कोई दम दरूद या जाके इंजेक्शंस लगवाना या ऐसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। आम रूटीन में बच्चे को नॉर्मल फील कराते हुए आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो कि जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बोलने के, खेलने के, खाने के, पीने के, सोने के, हर चीज़ के, बिहेवियर के, स्कूल्स के। सो क्या हम इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए उस चीज़ से हेल्प कर सकते हैं? सो यस, हम हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मिसबा शाहीन कह रही है कि परफेक्ट के मेंबर कैसे बन सकते हैं वो, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ वेबसाइट हमने शेयर किया है। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे वहाँ पर ज्वाइन अस आएगा, ज्वाइन अस पे क्लिक करके अगर आपने इंस्टीट्यूशनल मेंबर बनना, अपने इदारे को मेंबर बनाना, तो वो आपने वो वाला फॉर्म फिल करना है। नहीं, अगर आपने इंडिविजुअल मेंबर बनना है तो उसका ऑप्शन आपको नजर आएगा, जो भी आपने ऑप्शन चूज करना है उस पर क्लिक करके वो फॉर्म कंप्लीट करें, फिर आपको ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा कि आप मेंबर बनी है या नहीं बनी है। अच्छा, इसके अलावा रुबीना शाहीन आप कोई कमेंट कर रही है, आपने रोमन उसमें लिखा है, तो काइंडली आप
हाथ खड़ा करें, बल्कि माइक ऑन करके आप बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा, सायरा खोखर कह रही है कि लड़के स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बताएं अब। जी। लड़ जी डॉक्टर समरा। हम घर में लोग। डॉक्टर समरा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी डॉक्टर समरा। जी आवाज आ रही है जी। तो मैं आ अमूमन ये रही है अभी कहती हूँ कि हम कहते ये हैं कि लड़के नहीं करते क्योंकि हमने लड़कों को ट्रेन ऐसे किया होता है। बहुत कम हमारे। आ रही है आपकी आवाज, प्लीज। हेलो। अच्छा, अभी बोले। जी आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी। मैंने कहा कि हम अमूमन लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, लड़कों के बारे में कहते तो हैं, बट हमने लड़कों को रेज ऐसे किया हुआ होता है। कुदरतन भी लड़कों में ठहराव कम होता है तो उनका फोकस का और अटेंशन का इशू रहता है। मगर हम्म। ऑल द मोर ये होता है कि हम लड़कों को इस तरह से स्पॉइल कर देते हैं कि कुछ चीजें जो वो उनकी स्किल में उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो नहीं हो पा रही होती हेल्पफुल। उनका फोकस बिल्ड करने के लिए उनको बोर्ड गेम्स पे लगाएं, उछल कूद, लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉयज से होता है। जब वो बच्चे टॉयज अपने सेलेक्टिव वो वाले करते हैं जिसमें बहुत एग्रेसिव टॉयज हैं, बच्चे क्या कहते हैं इसको, हमारे पास गन्स हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, एक्शन फिगर्स हैं, लड़ाइयां हैं, तो हम उनको दिखाते भी वही हैं और शुरू से हम उनको उसी से कस्टम करते हैं। तो जब हम उसको कस्टम भी उसी से करते हैं या एक्सपोजर भी उसी का देते हैं तो वहां पे फिर वो बच्चे उसी फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी फॉर्म में वापस प्रॉब्लम में जाना शुरू होते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। ओके, थैंक यू तो फोकस सायरा कैसे खो। हो सकता है? सॉरी, इसका जी। एक लास्ट ये बता दूं जी, फोकस करने के लिए लड़कों के लिए एक तरीका ये है कि आप ना घर में जो घड़ी लगी होती है ना, वॉल क्लॉक, वो अपनी आई लेंथ पे रखें, सामने बच्चे के सामने उसकी आई लेंथ पे रखें और उससे कहें कि वो जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड वाली सुई है जो घूमती है, वो उसको देखे। पहले 30 सेकंड के लिए देखे, फिर 60 सेकंड के लिए देखे, फिर 1 मिनट के लिए देखे, फिर 1.5 मिनट के लिए देखे। तो जैसे जैसे आप वो टाइम स्पैन इंक्रीज करते हैं बच्चे का फोकस बेहतर हो जाता है। दूसरा, फोकस के लिए बहुत अच्छा आप लाउड रीडिंग कराएं। आप घर के सेंटर में उस बच्चे को बिठा दें और कहें कि तुमने ऊंची आवाज में पढ़ना है। इसका मैं फिर कहूंगी, जैसे हमारे बचपन में कभी हम देखते थे कि मदरसों में या घरों में कारी साहब आते थे और कुरान ऊंचा पढ़ाया जाता था, तो ठीक है एक रिलीजन का एलिमेंट था, मगर ऊंचा कुरान, बहुत से लोग ऊंचा कुरान पढ़ रहे हैं एक ही जगह पे बैठ के, तो उससे फोकस बिल्ड होता है। लाउड रीडिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल। ओके, इनका अगला सवाल, एक सेकेंड, वो कह रही है अगर किसी का ब्लैक कलर किसी का अगर फेवरेट कलर है तो क्या इसको एग्रेसिव के मानों में लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा पैटर्न देखा जाता है। जैसे आपको एक दफा बुखार हुआ तो जरूरी तो नहीं है ना आपको कोरोना हो गया। तो इसी तरह अगर हम्म। आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्रेसिव हैं। बट अगर आप ब्लैक के अलावा किसी और कलर की तरफ कंफर्टेबल नहीं होते, या ब्लैक ही में आप कंफर्टेबल हैं और कोई और कलर्स आपको तंग करते हैं, तो फिर ये देखने की जरूरत है कि क्यों है ऐसा। तो सिर्फ एक कलर फेवरेट पसंद नापसंद होना, जिसका रेड है तो वो भी तो हो सकता है, जिसका ब्लू है वो भी हो सकता है। तो एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ बैलेंस, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, मिसबा शाहीन का सवाल है कि ऑटिज्म के लिए सिर्फ थेरेपी काफी है या दवाई की भी जरूरत होती है? ऑटिज्म के लिए जी हमारे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूरो डाइवर्जेंट एलिमेंट है, ट्रेट है, जिसमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो दवाई से सेटल होता हो।
अगर आप दवाई देते हैं तो आप हाइपर एक्टिविटी के लिए बच्चे को स्लो करने के लिए दवाई दे देते हैं, इसके अलावा आप दवाई नहीं दे पाते ना। तो ऑटिज्म का इलाज नहीं है, वो मैनेजमेंट है। आप उस मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, आप उसके लिए उसको थेरेपीज से ही हेल्प करते हैं। और थेरेपीज भी ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। अगेन वो आपको हेल्प करेंगी मैनेज करने में। और बहुत सी चीजें आ गई हैं, जैसे कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे ऑटिज्म के, जैसे स्पीच डिले है, तो हम कहते हैं उसमें कि कुछ रिसर्चर्स ने कहा है कि गट का ताल्लुक है और बहुत ज्यादा है। तो कैमल मिल्क जो है वो स्पीच बेहतर कर देती है। कैमल मिल्क पीना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत भारी और सख्त गाढ़ा सा होता है, नमकीन सा होता है, मगर लोग करते हैं और उससे हेल्प मिल रही है। तो सिमिलरली कोई भी चीज जो लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकती है और फैसिलिटेट कर सकती है, उसको दवाई समझ लें, चाहे वो थेरेपी है, चाहे उस बच्चे को अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैं यहीं पे एक एग्जांपल दे देती हूँ ऑटिज्म से रिलेटेड कंसर्न्स में, कि आपके घर में पहले मैनुअल मशीन होती होगी, फिर आपके घर में अब ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई होगी, बहुत से घरों में नहीं आई। तो हर मशीन की अपनी अपनी आ, एक विसिनिटी फैसिलिटी होती है ना, अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें आप डिटर्जेंट दूसरा डालते हैं, मैनुअल मशीन में आप डिफरेंटली कपड़े धोते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ऑटिज्म के बच्चों को अंडरस्टैंड करें कि उनकी नीड क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो उनकी नीड और रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह एड्रेस करें, ताकि वो उनको बेहतरीन मैनेजमेंट की तरफ वो जा सके। ओके, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट का पूछ रहे, तो हमारे वेबिनार में तो हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार सीरीज। और जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें 20 सेशंस है, वो 3 मई से शुरू हो रहा है, उसमें हम सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन कोर्स के कंप्लीशन पे, और उसमें हम मिनिमम फी भी लेते हैं। तो इसका जो अभी आप अटेंड कर रहे हैं, इसका कोई सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे। इसी के साथ नूर फातिमा का एक सवाल है कि हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। जी, हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के लिए सबसे पहला ट्रिक ये है जी कि आप उस बच्चे के लेवल पे आए। अगर आप झुक के ऊपर से उससे बात करें, वो आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप उसको कहीं इधर उधर से आवाजें दे रहे हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। आप उसके पास नीचे आए, उसके सामने आए, उससे बात करें, तो वो सिर्फ आई कांटेक्ट ही नहीं, रजिस्ट्रेशन भी, आपकी बात सुनना और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी बेहतर कर लेगा। मगर बहुत दफा जो बच्चा आई कांटेक्ट जिसका बहुत ज्यादा वीक हो, उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं, जैसे कि कोई ऐसा रीइंफोर्सर यूज कर लेते हैं, कोई उंगली, कोई कलर, कोई स्टिमुलेंट, कोई चीज जो उसको स्टिमुलेट करेगी, उसको स्टिमुलस देगी, वो चीज उसमें आई कांटेक्ट को एक्टिव करने में हेल्प करती है। ओके, मुनसिफ अली का सवाल है, हाउ टू डील विद अ चाइल्ड इन ग्रेड 3 हु फाइट्स इन द क्लास एंड हार्डली लिसन्स टू टीचर्स। आइडेंटिफाई कि क्यों लड़ रहा है। कोई भी बच्चा जानबूझ के नियतन लड़ना नहीं चाहता और डांट नहीं खाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो कोई ऐसी चीज है, उसका फंक्शन ऑफ बिहेवियर क्या है। इसमें एबीए यूज होती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, कि वो क्यों कर रहा है। क्या वो किसी तंगी में है, क्या वो कोई फिजिकल उसमें है, इमोशनल में है, क्या उसको अटेंशन चाहिए। कोई ना कोई उसके बिहेवियर के पीछे फंक्शन होता है और एक पूरी लिस्ट होती है फंक्शंस की। तो अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स की फंक्शंस अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन किसी को कंसल्ट कर लें, गाइडेंस ले लें, तो वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि ये पर्टिकुलर बच्चा इस टाइम पे ये इसलिए ये करता है। अगर अच्छा, टीचर्स अंडरस्टैंड कर ले वो फंक्शंस, तो टीचर्स भी उसको हैंडल कर लेती हैं, बेहतर हो जाता है। अच्छा, एक नूर फातिमा का सवाल तो नहीं है, पता नहीं, इनकम्प्लीट सा कुछ है। एंड द स्टूडेंट्स हु मेक गन्स एंड वेपन्स विद ब्लॉक्स एंड टॉय पाइप्स, शायद देखिए दैट इज ओके, उनका दैट इज ओके कि बिहेवियर अगर ओके। बच्चे बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चा इमिटेट करता है ना।
आप अच्छा फैशन देखते हैं टीवी पे कहीं पे तो आप वो कपड़े बनवाते हैं, तो बच्चा गन्स देखता है तो बच्चा अपने ब्लॉक से वो गन्स बनाता है। बट अगर उसमें एग्रेशन नहीं है, वो चीजें खराब नहीं कर रहा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जा रही, तो फिर तो ठीक है। अच्छा, पीएच उनका नाम चूंकि अपीयर नहीं हो रहा, ये कह रहे इफ आई फील इरिटेटिंग वाइल वेयरिंग रेड कलर, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर आप रेड कलर पहन के इरिटेट फील कर रहे हैं तो आप देखें, आप मल्टीपल टाइम्स पहन के देखें कि किस सिचुएशन में ये होता है। आप कलर्स चेंज करके देखें, बहुत से लोगों पे कलर्स का इम्पैक्ट और इफेक्ट डिफरेंट होता है। ओके। गजाला जुबैर कह रही है व्हाट अबाउट नॉर्डिक नेचुरल्स? सॉरी। व्हाट अबाउट नॉर्डिक नेचुरल्स, ये मुझे इनका मुझे भी नहीं समझ आया। गजाला, आप माइक ऑन करके सवाल अपना पूछे। और एक और है बेला, वो कह रही है मैम कैन आई कांटेक्ट यू पर्सनली, शायद आपको कह रही है डॉक्टर समरा। अच्छा, आप जो है यहाँ पे वानिया जो है डिटेल्स डाल देती हैं साइक केयर की। वैसे मैंने डाल भी दी थी। आप बिल्कुल उस पर कांटेक्ट कर सकती हैं, आपका कोई भी सवाल है तो आप उस पे भेज दें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप आके मिलना चाहते हैं तो भी ठीक है, दैट्स मोस्ट वेलकम। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। गजाला, गो हेड। जी जी मैम, मैंने नॉर्डिक नेचुरल्स का पूछा है ओमेगा 3, क्योंकि मैंने काफी पेरेंट्स से इसके अच्छे रिव्यूज सुने हैं कि ये आप बच्चों को दे सकते हैं, इससे हाइपर एक्टिविटी और जो है स्पीच इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो काइंडली इसके बारे में व्यूज दें। जी, जो नॉर्डिक नेचुरल्स आप सप्लीमेंट की बात कर रही हैं ना, वो जी मेरे जी ख्याल बेसिकली में। एक प्लांट सप्लीमेंट है, जो कि विटामिन एंड मिनरल्स के लिए। देखिए, जब बच्चा अनरेस्ट में जाता है, प्रॉब्लम्स में जाता है या फिजिटी हो रहा होता है, तो हम देखते हैं कि बहुत दफा B3, D12 इस तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं। जब बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो उस सारे सिनेरियो में अगर आपको लगता है आपके बच्चे में कोई डेफिशिएंसी है, फिर तो ये बहुत अच्छा है। बट अगर आपका बच्चा अच्छी खुराक ले रहा है, पानी पी रहा है, एक्टिव है, एक हेल्दी उसमें है, टैंट्रम्स नहीं है, मूड्स नहीं है, उसकी फिजिकल ग्रोथ ठीक है, तो फिर जितनी नेचुरल चीजों पे आप चलाएंगे उतना अच्छा है। ऑल्दो नॉर्डिक नेचुरल्स कहता ये है कि वो एक नेचुरल कंपोनेंट है, पर जब आपके घर में खाना बनता है, रूटीन है, तो जितना लेट आप सप्लीमेंट्स यूज करें उतना अच्छा है। मैम डाइट प्रॉपर नहीं है ना, सिलेक्टिव है, बहुत पिकी हाँ, ईटर है, हाँ, तो अगर जैसे पिकी चिप्स और ईटर ऐसी है, चीजें। अगर ऑटिज्म के स्ट्रीक्स हैं और डेफिशिएंसीज हैं, तो फिर आप बिल्कुल दे सकती हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। जी, किसी और का कोई जी कंसर्न? सबका एक सवाल है। सवाल, ऐसे बच्चे जो कलर्स यूज करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं, उनके साथ क्या किया जाए? उनको डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ ले जाएं, उनको पेस्टल्स पे ले जाएं, पेंट्स पे ले जाएं, आर्ट पे नहीं आते तो प्ले पर ले जाएं। प्ले की टेक्निक्स और रिजीम्स भी उनको हेल्प कर सकती हैं। ओके। तैयबा गुलशन कह रही है मैम, जो बच्चा वीपिंग, मेरे ख्याल में वो ये कहना चाह रही, जो बच्चा बहुत रोता है उनके साथ क्या कर सकते हैं, उनके बारे में बता दे। अगेन, जैसे एंगर है ना, बिल्कुल वैसे ही क्राइंग भी एक ऐसा ही एलिमेंट है कि बच्चा क्यों रो रहा है। अगर बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब है वो डिस्कम्फर्ट में है, वो इजी नहीं है, उसको कोई चीज बॉदर कर रही है। सो उसके उस एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज इट जो उसको बॉदर कर रहा है।
वो क्या चीज है जो उसको अपसेट करे। अच्छा, बस ठीक मैं है ना? जी लास्ट सवाल ले रही हूँ डॉक्टर समरा, क्योंकि मुझे ये सेशन, और जाहिर है जी आपका जी टाइम बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, जी जी। तो लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम फॉर 6 years old। बहुत अच्छा सवाल है जी। स्क्रीन टाइम को रिडक्शन उतना ही केयरफुली करते हैं जैसे किसी के ड्रग्स को, स्मोकिंग को या किसी एडिक्शन को आप कम करते हैं। जो पेरेंट ये कहता है कि हमने स्क्रीन खत्म कर दी, हमने बंद कर दी, हमने चीजें छुपा दी, वो अपने लिए प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग टैंट्रम्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हैं। तो जो कंटिजेंसी मैनेज प्लान होता है, जैसे कि ड्रग्स के लिए होता है, बहुत दफा लोग इसको दवाई के थ्रू भी करते हैं, बट मैं हमेशा रिकमेंड ये करती हूँ कि इसको इमोशनल बिहेवियरल मैनेजमेंट से करें। अगर इमोशनल बिहेवियरल मैनेजमेंट से करेंगे तो इसका इम्पैक्ट और इसका क्लैप्स करना कम आता है। ओके, क्वेश्चंस कुछ और भी है, लेकिन चूंकि एक और हमारा अगला सेशन 4 बजे शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल सबका ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया है, और आप लोग डायरेक्ट भी डॉक्टर समरा से राब्ता कर सकते हैं। तो आप तमाम की तरफ से, मैं पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड की तरफ से डॉक्टर समरा आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, और आप यू हर आर दफा मोस्ट वेलकम अपने जी। हमें टाइम देते हैं, और आज तो कमाल ही हो गया, आज 100 लोगों ने आपकी ये बातें सुनी, कोई और ऐसी अभी भी बात नहीं है, इसके लिए 70। आप बेशक ये कर दिएगा, क्योंकि जूम के सेशन के साथ नेचुरली कॉन्वर्सेशंस खत्म हो जाती हैं। तो जो भी आपके ग्रुप्स हैं, आप उसमें मैं आपको एक मैसेज भेज देती हूँ, आप बिल्कुल वो भेजते हैं, वो उस पर ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वो जो ग्रुप में हमने मैसेज भेजा है वो फॉरवर्ड कर दें, तो फिर ये लोग कनेक्ट कर सकते हैं जी, इंडिपेंडेंटली भी। हम तमाम पार्टिसिपेंट से मैं यही गुजारिश करूंगी कि अपना नंबर शेयर करें वानिया से, ताकि वो आपको पाकिस्तान बिल्कुल। अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड के ग्रुप में ऐड करेंगी, और वहां पर जो भी इस तरह के इवेंट्स या जो की मैसेजेस है वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे, और हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो ये वन ऑफ ताल्लुक रखना या एक सेशन अटेंड करके गायब होना, ये हमारे लिए भी आप लोगों के लिए भी हेल्दी नहीं है। और आज जो बातें आपने डॉक्टर समरा से सुनी है, जो कुछ सीखा है, आप कोशिश करें इसको आगे आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। बाकी डॉक्टर समरा, विद योर बिल्कुल परमिशन, हम आपका ये शेयर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन ग्रुप के साथ। जी। जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। ओके। ठीक है। थैंक यू सो ओके, मच जी, तो थैंक इन यू फॉर तमाम हैविंग। चीजों के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये इस तरह के इंफॉर्मेशन शेयरिंग और नेटवर्किंग के लिए जरूरी है कि आप लोग हमसे जुड़े रहे, और आप अपना नंबर वानिया को भेज दें, जो ग्रुप से यहाँ से चले गए हैं इस वेबिनार से। यहाँ चैट बॉक्स में उनके नंबर शो हो रहे होंगे, तो वानिया काइंडली इनको सेव कर लीजिए अगर शो हो रहे। अदरवाइज फिर जो लोग चले गए हैं उनके साथ अगर कोई आप लोगों का होता है कांटेक्ट, तो उनको जरूर बता दें, हमारे साथ राब्ते में रहे, और ये सेशंस आगे भी हम वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे, और हमारा पॉडकास्ट सीरीज चलता है। आज हमारा 26 पॉडकास्ट सीरीज, उस सीरीज में आज 26 पॉडकास्ट था, वो भी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और फिर हम इंशाल्लाह मिल के जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए काम करना है पाकिस्तान में, हम मिल के इसी तरह से ज्यादा नॉलेज शेयर करके, स्किल्स गेन करके काम करेंगे, तो हमारे बच्चों का बहुत फायदा होगा। आप तमाम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर थैंक यू हैविंग, सो टेक मच केयर। डॉक्टर समरा। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।